कभी सोचा है कि ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये पानी जो हम पीते हैं और ये ज़मीन, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? आज हम अपने प्लैनेट के इसी कॉम्प्लिकेटेड वेब को समझने वाले हैं, एकदम बेसिक से लेकर इसे बचाने के लिए जो दुनिया भर में कोशिशें हो रही हैं वहां तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले पर्यावरण की एबीसी को समझेंगे, फिर प्रदूषण की जो बड़ी प्रॉब्लम है उस पर बात करेंगे, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी यानी जीवन की विविधता को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसे बचाने के लिए अब तक क्या-क्या हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम कहते हैं पर्यावरण या एनवायरनमेंट, तो इसका आखिर मतलब क्या है। ये शब्द सुनने में भले ही काफी बड़ा लगे, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये असल में एक फ्रांसीसी शब्द एनवायरन से आया है, जिसका मतलब होता है आसपास। तो हमारा पर्यावरण क्या हुआ? सीधी सी बात है, वो सब कुछ जो हमारे चारों ओर है। अच्छा, इसे और आसान बनाते हैं। सोचिए, हमारे पर्यावरण के ना दो मेन हिस्से हैं। एक है बायोटिक यानी जैविक, मतलब हर वो चीज जिसमें जान है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर और हम लोग। और दूसरा है एबायोटिक यानी अजैविक, मतलब वो सब कुछ जो नॉन लिविंग है। अब इसमें भी एक मजेदार बात है, जो बायोटिक चीजें हैं ना, उनमें भी 3 तरह के कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, जैसे हरे पौधे जो धूप से अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, मतलब हम इंसान और जानवर जो इन्हें खाते हैं। और आखिर में है डिकम्पोजर्स, जैसे केचुए जो हर चीज को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। और दूसरी तरफ जो एबायोटिक यानी नॉन लिविंग चीजें हैं, वो या तो नेचुरल हो सकती हैं, जैसे पानी, हवा, या फिर आर्टिफिशियल, मतलब इंसानों की बनाई हुई, जैसे डैम और बुल। तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, तो चलिए उस सबसे बड़ी चुनौती की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा प्लैनेट फेस कर रहा है, और वो है पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन में भी सबसे खतरनाक है एयर पॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये अक्सर दिखाई नहीं देता। ये एक इनविजिबल थ्रेट है। हम इसे देख नहीं पाते, लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट और हमारी हेल्थ दोनों के लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा है। ये टेबल देखिए, ये हैं इस कहानी के कुछ सबसे बड़े विलेंस, जैसे कि हमारे एसी और फ्रिज से निकलने वाली सीएफसीज गैसें। ये ऊपर जाकर हमारी ओजोन लेयर को खत्म कर देती हैं, वही लेयर जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। या फिर सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, जो गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलकर हमारे प्लैनेट को एक गर्म कंबल की तरह लपेट रही है। तो सवाल यह है कि हमें पता कैसे चले कि आज बाहर की हवा सांस लेने के लिए सेफ है या नहीं। यहीं पर काम आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI। इसे आप एक ट्रैफिक लाइट की तरह समझ सकते हैं। अगर ग्रीन है तो सब ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कलर रेड की तरफ बढ़ता है, मतलब खतरा भी बढ़ रहा है। और डार्क रेड का मतलब है कि बाहर निकलना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। और हाँ, यह खतरा सिर्फ हवा तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, फैक्ट्रियों से निकला केमिकल वाला पानी हमारी नदियों को जहरीला बना रहा है। शहरों का शोर शराबा हमारा सुकून छीन रहा है। और खेतों में जो इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारी मिट्टी की जान निकाल रहे हैं। देखिए, पॉल्यूशन का असर सिर्फ हवा, पानी या मिट्टी पर ही नहीं रुकता। इसका सबसे बड़ा शिकार होता है लाइफ का वो कमाल का नेटवर्क, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और एक हेल्दी प्लैनेट के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है। तो ये बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी एक जगह पर मिलने वाली लाइफ की वैरायटी है। मतलब वहां कितने अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, कितने तरह के जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब कुछ। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी एक्टिविटीज की वजह से लाइफ का ये पूरा जाल बहुत तेजी से टूट रहा है। वजह वही पोल्यूशन, बढ़ते शहर, जंगलों की कटाई, ये तो हैं ही। साथ ही खेती के कुछ तरीके, जैसे झूमिंग कृषि, जिसमें जंगल का एक हिस्सा जलाकर खेती की जाती है, वो भी इसे बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जिन्हें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। ये वो इलाके हैं जहां लाइफ की इनक्रेडिबल वैरायटी है। लेकिन मजे की बात देखिए, इन्हीं जगहों पर इस वैरायटी को खोने का खतरा भी सबसे ज्यादा है। इसीलिए इन्हें बचाना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बीच एक उम्मीद की कहानी भी है। ये कहानी है एक ग्लोबल मूवमेंट की, जिसने लोगों को अपने प्लैनेट के लिए खड़ा होना सिखाया। चलिए देखते हैं कि इस सब की शुरुआत आखिर हुई कैसे। कहते हैं कि आज के एनवायरमेंटल मूवमेंट की चिंगारी जली थी 1962 में आई एक किताब से, रेचल कार्सन की साइलेंट स्प्रिंग। इस किताब ने पहली बार दुनिया की आंखें खोलीं और बताया कि DDT जैसे पेस्टिसाइड्स के कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। इसने एक पूरी जनरेशन को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर किया, और कार्सन की किताब ने वाकई एक लहर पैदा कर दी।
देखिए, 1970 में पहला अर्थ डे मनाया गया, 1972 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम बना, और 1992 आते आते तो दुनिया रियो अर्थ समिट जैसे बड़े बड़े ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस के लिए एक साथ आने लगी थी। मतलब दुनिया ने सच में नोटिस करना शुरू कर दिया था। तो ये तो वो गई हिस्ट्री की बात, लेकिन सवाल ये है कि इन हिस्टोरिकल मोमेंट्स का आज क्या मतलब है? ये मूवमेंट आज कंजर्वेशन की कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज में कैसे बदल गए हैं? भारत की बात करें तो यहाँ कंजर्वेशन की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है बायोस्फीयर रिजर्व्स का नेटवर्क। और आज देश भर में पूरे 18 ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो नेचर और इंसान के बीच एक बैलेंस बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये रिजर्व्स बस जंगल के ऐसे टुकड़े नहीं हैं जिन पर ताला लगा दिया गया हो, नहीं, इनका स्ट्रक्चर बहुत सोच समझकर बनाया गया है। इनमें अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग जोन होते हैं। इसे आप एक प्याज की परतों की तरह या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह समझ सकते हैं। सबसे अंदर होता है कोर जोन। ये पूरी तरह से नेचर के लिए है, यहाँ कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। उसके बाहर आता है बफर जोन, जहाँ रिसर्च या एजुकेशन जैसे लिमिटेड काम हो सकते हैं। और सबसे बाहर होता है ट्रांजिशन जोन, जहां लोकल कम्युनिटीज रहती हैं और ऐसे काम करती हैं जो एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल। बायोस्फीयर रिजर्व्स के अलावा वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमियां भी बहुत बहुत जरूरी हैं। इन्हें आप धरती की किडनीज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पानी को फिल्टर करके साफ करते हैं और न जाने कितनी स्पीशीज को घर